हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे हैं। दोस्तों देखिए, अब आपका 30 दिन बचा है, यानी अगस्त सितंबर में आपका पेपर होने वाला है। ठीक, तो देखिए आज हम लोग करेंगे सीडीपी 2014 को हम लोग करेंगे। जो पेपर आपका हुआ था फरवरी 2014 में जो हुआ था, इसको हम लोग देखते चलेंगे अच्छे तरीके से। और सीडीपी आज करेंगे हम लोग, और इधर उधर बातें ज़्यादा नहीं करेंगे, मेन मुद्दे पर आएंगे और अच्छे तरीके से हम लोग करने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो हमारा देखिए सीडीपी पोर्शन हम लोग शुरू करेंगे। सीडीपी वाले पोर्शन को अच्छे तरीके से करते हुए चलेंगे अच्छे तरीके से। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, देखिए देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि केमासीबो यानी सी सीबीएसई द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का समाजीकरण करें कि हाँ, जिस प्रकार से किया जाता है उससे अपेक्षा की जा सकती है। तो इनका समाजीकरण किससे किया जाता है, चलिए देखते हैं हम लोग। ऑप्शन आपके हो जाएंगे, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। वे सामूहिक कार्य कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह निर्वाह करें तथा सामाजिक शैली सीखें। चलिए एक्सप्लेन को भी देखेंगे। इसमें देखिए सीबीएसई द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान बच्चों का समाजीकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे हम अपेक्षा कर सकते हैं कि सामाजिक सामूहिक और समाज देश आदि के भले के लिए तथा जिन कार्यों में भाग लेने पर उनकी शिक्षा मानसिक बुद्धि और विकास हो सके, अवश्य भला करके भाग लें। अतः वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का करें तथा सामाजिक कौशल कौशल भी सीखें। तो उम्मीद होगी आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर दो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के समाजीकरण सांस्कृतिक के सिद्धांत पर आधारित है। तो ऑप्शन आपके हो जाएंगे, आपका हो जाएगा बी राइट हो जाएगा, पारस्परिक शिक्षण। अब देखिए थोड़ा समझते चलेंगे हम लोग। अब देखिए यहाँ पे अब कुछ लोग कंफ्यूज होंगे। तो सांस्कृतिक निरपेक्ष संज्ञानात्मक संज्ञानात्मक देखिए इनके इनके नहीं आता है। ठीक, तो हम लोग बी ऑप्शन है, आप देखते हैं इसको अच्छे तरीके से। वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर पारस्परिक शिक्षण आधारित है। पारस्परिक शिक्षण शिक्षकों और छात्रों के मध्य एक संवादात्मक गतिविधि है जिसका संचालन चार विशेष रणनीति संक्षिप्तीकरण, प्रश्न पूछना, स्पष्ट करना और भविष्यवाणी करना के तहत किया जाता है। पारस्परिक शिक्षण का उद्देश्य शिक्षक और छात्रों के बीच सामूहिक प्रयास के माध्यम से समस्या का हल निकालना होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए कराए। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में कहती है सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी या छात्र अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके। अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य स्वयं पूर्ण करें। कार्य को पूर्ण करें। ठीक, वह कार्य कोहल वर्ग के किस नैतिक विकास के चरणों की ओर संकेत दे रहा है। कोहल वर्ग आप पढ़े होंगे। चलिए देखते हैं हम लोग अच्छे तरीके से यहाँ पे। तो ऑप्शन अगर देखा जाए तो इसमें आपका ऑप्शन सबसे सटीक अगर देखा जाए तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। औपचारिक चरण यानी औपचारिक यानी चार, यानी औपचारिक चरण जो चार होता है कानून और व्यवस्था, इसको थोड़ा समझते एक्सप्लेन में अच्छे समझ में आएगा। औपचारिक चरण चरण चार जो होता है कानून और व्यवस्था, यह कोहल वर्ग के सिद्धांत की चौथी अवस्था है। इस स्थिति में लोगों के नैतिक विकास की अवस्था सामाजिक आदेश, कानून, न्याय और कर्तव्यों पर आधारित होती है। जैसे किशोर सोचते हैं कि समाज अच्छे से चले, इसे इसके लिए कानून के द्वारा बनाए गए दायरे के अंदर ही रहना चाहिए। तो उम्मीद होगी ये चीज आपको समझ में होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 का है, देखिए 14 वर्षीय देविका अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। तो वह कर विकसित कर रही है इसके द्वारा, थोड़ा समझते चलेंगे। तो ऑप्शन आपके हो जाएगा बी राइट होगा, स्वायत्तता। थोड़ा समझते एक्सप्लेन को अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए,
थोड़ा समझते करें कि 14 वर्षीय देविका अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित करे व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह अपने अंदर स्वायत्तता की भावना लाती है। स्वायत्तता का अर्थ है स्वराज्य, स्वत्व, अधिकार, स्वयं शासन। अतः वह आत्मनिर्भरता तथा स्वयं अपने निर्णय लेने की भावना का विकसित करती है। उम्मीद होगी ये चीज आपको समझ में आए। तो आपसे ये पूछ सकते हैं स्वायत्तता का अर्थ क्या होता है, तो आप ध्यान रखिएगा। ये देखिए अर्थ यहाँ इसका दिया है। स्वायत्तता का अर्थ देखिए यहाँ पे दिया है स्वराज, स्वत्व, अधिकार, स्वयं शासन, ये सब चीज आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करें। देखिए प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार समुचित है। देखिए इसमें आपका राइट हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। थोड़ा समझते हैं एक्सप्लेन को। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में जॉन डीवी के अनुसार विद्यार्थी को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए ताकि किसी कठिन परिस्थिति में उसे किसी के सहारे की आवश्यकता न पड़े और सहजता से अपनी परेशानी का हल निकालने में सक्षम हो सके। आई होप आपको समझ में आएगा। जब आप 2-3 बार देखेंगे अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और प्रीवियस से आपको समझ में आता है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन बने हैं। ठीक, आप प्रगतिशील शिक्षा वाले टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको कंसेप्ट समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 करा है कि भाषा अवबोधन से संबंध विकार है किससे, तो थोड़ा समझते चलेंगे हम लोग अच्छे तरीके से। तो चलिए तो आपका ऑप्शन इसमें देखिए कौन डी होना चाहिए। चलिए देखते हैं हम लोग अच्छे तरीके से। देखिए डी आपका राइट है। यानी देखिए भाषा संबंधित है तो चला घात तो होगा नहीं, पठन वैकल्प वाक्य, ये आपका डी राइट हो जाएगा, भाषाघात होगा। ठीक है ना। चलिए समझते हैं थोड़ा सा एक्सप्लेन को, अब भी समझ में आएगा अच्छे तरीके से। क्या करें देखिए भाषा अवबोधन में संबंध विकार भाषाघात मस्तिष्क का एक ऐसी विकार है जिसमें व्यक्ति के बोलने, लिखने तथा बोले और लिखे हुए शब्दों को समझाने या प्रकट करने में अनियमितता, अस्पष्टता एवं स्थायी विकार उत्पन्न हो जाता है, जिससे व्यक्ति क्या करता है, ये सब कठिनाइयां होने लगती हैं। ठीक, उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा देखिए 7 करेगा निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं है। निगेटिव देखिए पूछा है तो इसमें आपका हो जाएगा राइट, अगर देखा जाए तो सी हो जाएगा। प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्राय एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेन को समझेंगे तो चारों ऑप्शन को समझ में आ जाएगा। अरे मनोवैज्ञानिक हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत प्रतिपादित किया था। अब देखिए इस क्वेश्चन ही बनने के चांस रहेंगे कि आपसे पूछ सकता है कि बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो हार्वर्ड गार्डनर। ठीक, ये आप ध्यान रखिएगा। कह रहे कि बहुबुद्धि परीक्षण के लिए प्रक्रिया का वर्णन किया था जिसके अनुसार प्रतिभाशाली विद्यार्थी लगभग हर क्षेत्र में अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं, न कि किसी एक क्षेत्र में। नहीं, जो प्रतिभाशाली छात्र होते हैं वो अपना प्रतिभा हर एक क्षेत्र में करते हैं। ठीक, तो उम्मीद यही आपके नेगेटिव पूछा था। अब देखिए थोड़ा अब इधर आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 8 कह रहे बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता है क्योंकि। अब देखिए बहुबुद्धि वाले से एक दूसरा क्वेश्चन मिल गया आपको, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन को देखेंगे। ये देखिए ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। अब थोड़ा सा एक्सप्लेन को समझेंगे तो आंसर अच्छे समझ में आएगा। देखिए बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता है क्योंकि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है, क्योंकि विशेष बुद्धिमत्ता परीक्षण विशेष एक हद तक एक व्यक्ति को ही दर्शाता है। ठीक, उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभेद यानी व्यक्तिगत भिन्नता टॉपिक से आपको मिला है चीज। ठीक, ऑप्शन आपके डी राइट हो जाएंगे। कह रहे कि लाभकारी
क्योंकि वे विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्ति करते हैं। अब थोड़ा सा एक्सप्लेन को समझेंगे। कई कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभेद लाभकारी, क्योंकि वे विद्यार्थी की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों का प्रवृत्त करते हैं। ठीक, तो उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए करा है कि विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि, 4 ऑप्शन दिए, देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सबसे बेहतर होगा, थोड़ा समझते हैं, इसको समझ लेते हैं अच्छी तरीके से। ये विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि पहला ऑप्शन कह रहा है कि राष्ट्र में विद्यालय संगठनों की शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जा सके। बी करेक्ट, सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। सी करेक्ट, विद्यार्थियों की उन्नति की बेहतर व्याख्या के लिए उनकी सभी गतिविधियों के नियम अभिलेख हेतु अध्यापकों की प्रेरित किया जा सके। और ऑप्शन आपका डी देखिए क्या कह रहा है, डी कह रहा है कि विद्यालय अपने क्षेत्र में विद्यमान अन्य विभिन्न विद्यालयों की तुलना में प्रतियोगिता द्वारा अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करने में अभिप्रेरित हो सके। अब देखिए इसमें थोड़ा सा हम समझते हैं, तो ऑप्शन इसके देखिए बी, यानी कि बी होगा। ठीक, बी सबसे बेहतर आंसर है। ठीक, चलिए थोड़ा समझ लेते हैं एक्सप्लेन को। बी इसका सही होगा। फिर एक्सप्लेन को थोड़ा समझेंगे, अच्छे समझ में आएगा। कह रहे कि विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि विद्यार्थी को संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। ठीक, यानी कि विद्यार्थी की संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 कराएं, 11 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबंध नहीं है। ठीक, ऑप्शन आपके डी राइट हो जाएंगे। अब चलिए हम एक्सप्लेन को डायरेक्ट देख लेते हैं। ठीक, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। फिर स्वयं आकलन के कौशल को प्रतिपादन करना अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है, क्योंकि अन्य आकलन या मूल्यांकन की पद्धति शिक्षक या अन्य किसी परीक्षक द्वारा किए जाने का बोध कराता है, जबकि स्वयं आकलन में कौशलों को प्रतिमानित करना स्वयं के द्वारा आकलन करने तथा उसे प्रतिमान के रूप में स्थापित करने का बोध कराता है, जो निष्पक्ष नहीं हो सकता है। तो उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 कराए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कराए कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न अपने विशिष्ट क्षेत्र से ठीक तरह से मिला हुआ है। ठीक, अब देखिए थोड़ा समझते चलेंगे। ऑप्शन आपके डी राइट होगा। ठीक, निर्धारित कीजिए कि दिए गए मापकों विश्लेषण में से कौन सा मापक आपको उचित परिणामों को पाने में सर्वाधिक प्रवृत्ति कर सकता है। तो एक्सप्लेन को भी आप दे सकते हैं, वही सेम टू सेम, ज्यादा इसमें कुछ चेंज नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 करें, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रतिभाशाली विधि हो सकती है, प्रभावशाली विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारिता द्वारा सफल हो सके। ऑप्शन देखिए आपके सबसे राइट हो जाएगा ए। कह रहे कि आप उनकी सहायता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें। वही चीज देखिए, एक्सप्लेन को समझेंगे अच्छी तरीके से। वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारी द्वारा सफल हो सके, इसके लिए अध्यापक को विद्यार्थी में अपना विश्वास अभिव्यक्त करना होगा ताकि वह अपनी सफलता को पाने के लिए पूर्ण प्रयास कर सके। ठीक, उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 करें, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन देखिए आपके सी राइट हो जाएगा। करें कि पर अभिघात तनाव, थोड़ा समझते हैं इसको, एक्सप्लेन को समझेंगे, अच्छे समझ में आ जाएगा। करें कि पर अभिघातज तनाव एक चिंता विकार है जो आघात के बाद विकसित होता है। इस तनाव या विकार में व्यक्ति भयंकर रूप से भयभीत रहता है, यानी डरा हुआ रहता है, जो अक्सर दर्दनाक अवस्था तक पहुंच जाता है। उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 50 करेक्ट। कह कि बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें
वर्गीकृत अधिगम सामग्री बहु आकलन तकनीक तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किससे संबंध है? ऑप्शन देखिए आपके सी राइट हो जाएगा, विभेदित अनुदेशन। ठीक, थोड़ा सा समझते चलेंगे, इसमें एक्सप्लेन को समझते चलेंगे। उचित तकनीकी प्रक्रियाओं और संसाधनों के सृजन, उपयोग तथा प्रबंधन के द्वारा अधिगम और कार्य प्रदर्शन सुधार के अध्ययन और नियमित अभ्यास अभ्यास ये सभी विभेदित अनुदेशन के अनुरूप आते हैं। अतः बहुत शिक्षण शास्त्रीय तकनीकें, वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहुआकलन तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप आदि का संबंध भी विभेदन अनुदेशन से है। उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 कर रहा है, देखिए निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है? ऑप्शन देखिए राइट हो जाएगा सी, कह रहे कि अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं। तो देखिए ये चीज एक्सप्लेन नहीं दिया है, ऑप्शन से ज्यादा कुछ बढ़ा चढ़ा के नहीं दिया है, तो हम इसको नहीं ज्यादा देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट होगा उसी को हम लोग अच्छे से चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है। कौन सा देखिए समझते चलेंगे। ऑप्शन देखिए आपके राइट हो जाएगा ए, विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर। ठीक, अब थोड़ा सा ये चीज देखिए यहाँ पे दिया है। ठीक, उम्मीद होगी ये चीज आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए लिखा है यहाँ पे कि बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण है। ठीक, कौन सा हो सकता है? चलिए हम लोग देखते हैं थोड़ा सा अच्छे तरीके से। चलिए इसमें देखते हैं हमारा 18 का कौन सा सही होगा, तो आपका ए राइट हो जाएगा। 18 का अगर देखा जाए तो इसमें लिखा है इस व्यवहार को अर्जित करे कि इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते हैं। ठीक, थोड़ा समझते हैं एक्सप्लेन को तो अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। यानी 18 देखिए हम लोग देखते हैं, बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण है इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते हैं। निस्सहायता का अर्थ है बेबस, हताश, विवशता, जिसके चलते बच्चे आत्मविश्वास की कमी स्पष्ट परिलक्षित होती है। मतलब कि बच्चे के अंदर आत्मविश्वास नहीं रहेगा तो बच्चे अपने आप में धारणा बना लेंगे कि हम सफल नहीं हो सकते। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, बच्चों के अंदर मोटिवेट करना चाहिए, उनको अच्छे तरीके से साहस बढ़ाना चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 का रहा है, देखिए 19 हम लोग देखेंगे। 19 का रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 का रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 का रहा है कि यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निरंतर श्रेणी प्राप्त करता है, निम्नतर श्रेणी प्राप्त करता है, तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है कि। ठीक, देखिए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा ए, ये राइट होगा। देखिए वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करें। अब थोड़ा सा एक्सप्लेन को समझेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। और देखिए कह रहे कि यदि विद्यार्थी निरंतर कक्षा में निम्नतर श्रेणी प्राप्त करता है तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता करने हेतु परामर्श दिया जा सकता है। यदि वह अपने अध्यापकों से घनिष्ठता के साथ कार्य करे तो उनकी हर संभव सहायता मांगे ताकि वह शिक्षार्थी की हर समस्या का निदान कर सके। ठीक, उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 का है कि निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता है? तो ऑप्शन आपके राइट हो जाएगा ए, अंतर्दृष्टि। ये देखिए थोड़ा समझ लेते हैं। समस्या समाधान को अंतर्दृष्टि बाधित नहीं करती है। अंतर्दृष्टि का अर्थ है परख, परिज्ञान, पूरा ज्ञान आदि। ठीक, आप इसको देख सकते हैं। बाकी ये सब जितने हैं आपको प्रभावित करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित
पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है, तो वह क्या कर रही है? ऑप्शन देखिए आपके राइट हो जाएगा ए, बच्चों को बच्चों की पाठ समझाने की स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसको। तो चलिए, उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 22 का है, देखिए, एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, ठीक, वह दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। तो दोनों निम्नलिखित में से कौन से समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? ठीक, तो अगर इसमें दोनों लोग क्या करेंगे, देखिए थोड़ा समझते हैं हम लोग। इसमें ऑप्शन आपको हो जाएगा 22 का सी, इसमें करें विकासात्मक। 22 का सी, देखिए थोड़ा समझते चलेंगे, एक्सप्लेन को देखेंगे। करेक्ट, एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है और दूसरा बच्चा वही भाषा अपने दूसरे लैंग्वेज सेकेंड भाषा के रूप में सीख रहा है, तो दोनों के बीच विकासात्मक उन्नतशील की समान प्रकार की त्रुटि हो सकती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है, यह तथ्य निम्नलिखित में से किस प्रकार से संबंध को स्पष्ट करता है? तो ऑप्शन आपको हो जाएगा ये राइट हो जाएगा, संज्ञान भावना। अब थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है, यह तथ्य संज्ञान भावना के संबंध को स्पष्ट करता है। अतः परीक्षा में तनाव का शिक्षार्थी ज्ञान और आत्मविश्वास पर कुछ प्रभाव पड़ता है। यानी एग्जाम के समय बच्चे के अंदर तनाव आता है, तो उसमें क्या पड़ता है? आत्मविश्वास पर कुछ प्रभाव पड़ता है। उम्मीद होगी आपको समझ में आया होगा। और इससे क्या होता है कि एग्जाम में जैसे बच्चा मान लीजिए पढ़ाई की अच्छे तरीके से, और एग्जाम में जाने के बाद थोड़ा सा जब उसका जब माहौल एग्जाम हॉल में जब बैठता है तो थोड़ा दिक्कत आने, तो याद किया हुआ चीज वो थोड़ा सा भूलने लगता है और दिक्कतें आने लगती है। ठीक, तो इस तरह की समस्याएं आने लगती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 24 यानी 24 कह रहा है कि एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करते हैं जिसकी निष्पत्त्यात्मक प्रगति एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विद्यालय में परामर्श के लिए सबसे बेहतर हो सकती है? तो देखिए, अगर आप देखा जाए तो सबसे बेहतर आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। यह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है। तो आप ऑप्शन को भी देख सकते हैं, एक्सप्लेन को भी देख सकते हैं। वही चीज दिया है, एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करते हुए जिसकी निष्पत्त्यात्मक प्रगति एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूल नहीं है, यह प्रक्रिया विद्यालय में अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण कराता है। तो उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, देखिए 25 को देखेंगे हम लोग अच्छे तरीके से। 25 कह रहा है कि एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंचीय कलाकार बनना चाहता है, तो कर उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक होगा? यानी सबसे कम कौन होगा, थोड़ा समझते हैं अच्छे तरीके से। देखिए, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके। अब थोड़ा समझते हैं कि क्यों ए वाला ऑप्शन सही है, हम लोग स्टूडेंट से समझ लेते हैं। यदि कोई विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंच कलाकार बनना चाहता है, तो उसके लिए सबसे कम प्रेरक होगा कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके। इस प्रकार की प्रेरणा बाह्य प्रेरणा होती है, जिसका प्रभाव व्यक्ति पर कम पड़ता है, यानी जो बाहरी प्रेरणा होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि इनमें से कौन सा सिद्धांतकार का यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? तो अगर देखा जाए तो इसमें आपका बी राइट हो जाएगा, मैस्लो साहब। ठीक, थोड़ा समझ लेते हैं। अब्राहम मैस्लो सिद्धांतकार के अनुसार यह मत स्पष्ट कराता है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा 27 कह रहा है, देखिए उस समय किस तरीके से क्वेश्चन बनते थे। ठीक, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है? इसमें देखिए आपका राइट हो जाएगा बी, आपके सही होगा। अध्यापकों द्वारा बच्चों की
स्वायत्तता को बढ़ावा व सहायता देना। कक्षा में अधिगम हेतु अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा व सहायता देना, जिससे कक्षा में बच्चे बिना किसी डर के अध्यापकों से अपनी समस्याओं का समाधान पूछ सके। ठीक, तो हमें इस तरीके से बनाना चाहिए ताकि बच्चे किसी भी डर से अपने अध्यापक से डरे नहीं और अच्छे तरीके से वो अपनी समस्या का समाधान कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 28 करें 28 कि परिपक्व विद्यार्थी है। तो ऑप्शन अगर देखेंगे तो बी आपका राइट हो जाएगा। फिर अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर ले, वही विद्यार्थी क्या होता है, परिपक्व होता है। ठीक, उम्मीद होगी चीज आपको समझना होगा। देखिए वही चीज आपका एक्सप्लेन में दिया है तो ज्यादा एक्सप्लेन को हम लोग नहीं देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 का रहा है यानी 29 कि पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। ठीक, 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता है, अपितु उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती हैं। उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? तो ऑप्शन अगर देखा जाए तो आपके डी राइट हो जाएंगे, विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण। अब थोड़ा समझते चलेंगे, एक्सप्लेन को समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। कह रहे कि किसी पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। जब कोई बच्चा पहली बार विद्यालय जाता है तो क्या एकदम मतलब फ्री रहेगा और चिल्लाएगा। ठीक, 2 वर्ष बाद जब वही बच्चा प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता। ठीक, अपितु उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती हैं। उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का सैद्धांतिक आधार है विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण हैं। अर्थात उस बच्चे में विभेद यानी विश्लेषण, जांच, पदच्छेद तथा एकीकरण यानी एकीभाव संघीकरण के विकास के लक्षण अनुसार होता है। ठीक, तो बच्चा उस समय क्या होता है, इस तरीके से उसके अंदर विकास होगा। ठीक, आप देख सकते हैं इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 यानी लास्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो अगर देखा जाए तो आपके ऑप्शन राइट हो जाएगा, अनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रत्युत्तरात्मक को प्रभावित करती है। तो उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आया होगा। तो ये था आपका 30 क्वेश्चन। ठीक, हम लोग का टारगेट है 30 क्वेश्चन। ठीक, तो ये था आपका 2000 यानी कि कौन सा पेपर है देखते हैं हम लोग, 2014 का हमारा पेपर है, सीडीपी का हमने कंप्लीट करा लिया। ठीक, तो देखिए ये जनवरी का पेपर है, एक और पेपर हुआ उसको भी हम देखेंगे तो आप देख सकते हैं। तो प्रीवियस से देखिए आपको ये समझ में आता है, आइडिया लग जाता है कि किस किस प्रकार के क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ठीक, तो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं और अच्छे तरीके से एक दूसरे को शेयर करें और सपोर्ट करते रहें। ठीक, और हम लोग क्या करेंगे थोड़ा सा इसी में हम लोग समय निकाल करके और हम लोग क्या करेंगे टॉपिक वाइज थ्योरी थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट में रिवीजन करेंगे ताकि अच्छे तरीके से कंसेप्ट हमारा क्लियर होता रहे। ठीक, और जब क्लियर रहेगा आप अच्छे तरीके से किया रहेंगे तो आपका आराम से निकल जाएगा और आराम से जब सीटेट आप निकालेंगे तो आप आराम से अपना कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, और दोस्तों आप लोग के लिए एक ब्रेकिंग न्यूज है, यूपी त्रिपल पेट होने वाला है, नोटिफिकेशन आ गई है उसकी। जो भाई जिनका अगर सीटेट और टेट निकला हुआ है, सुपर टेट की तैयारी में लगे हुए हैं, तो वो अपना जैसे मान लीजिए सुपर टेट अभी नहीं है, ठीक, तो आप अगर पेट डालेंगे तो आप पढ़ाई के टच में रहेंगे। आप जीएस और मैथ रीजनिंग आपका अच्छे तरीके से तैयार होता रहेगा और आप आराम से उसकी तैयारी के साथ साथ सुपर टेट की भी तैयारी आप कर सकते हैं। क्योंकि देखिए यदि आप अगर कोई फॉर्म नहीं डालेंगे, अगर आप उसी तरीके से सिर्फ पढ़ेंगे तो आप थोड़ा पढ़ने में ढीला ही काटेंगे, सोचेंगे अरे एग्जाम है नहीं तो क्या पढ़े रहने दो। लेकिन अच्छा अवसर है, आप पेट को डालिए, पेट वाला फॉर्म अच्छे तरीके डाल दीजिए। 3 तारीख से उसका ऑनलाइन शुरू हो रहा है, ओटीआर करवाइए, उसके बाद उसको डालिए। सिलेबस में आपको वही जीएस मैथ पढ़ना पड़ेगा, हिंदी भी अच्छे तरीके से आएगी और अच्छे तरीके से आप उसको पढ़ सकते हैं। अब पढ़ने के बाद देखिए तो जब वहां पढ़ेंगे तो आपका ये सुपर टेट आप आराम से तैयार हो जाएगा। ईवीएस वही चीज, आप सीटीपी आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, बाकी तो जीएस और रीजनिंग आपका तैयार मैथ तैयार हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से फॉर्म को डालिए और तैयारी करिए। ठीक, तो कैसा लगा जानकारी आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। तो उम्मीद होगी ये चीज आपको समझ में आ होगा। ठीक, और एक छोटी जानकारी और है, देखिए अब टीजीटी की वैकेंसी आने वाली है, तो जितने हमारे भाई लोग बीएड किए हैं तो वो आराम से अपना डाल सकते हैं।
आप प्राइमरी के साथ साथ अपने प्राइमरी चक्कर में आप पढ़ेंगे। अब जो आ रहा है उसको अच्छे तरीके मेहनत करिए, देखिए अच्छे तरीके से, आपको किसी प्रकार में सिलेक्शन होना चाहिए। ठीक, तो कैसे लगी जानकारी आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। तो ये था आप लोग का सीटेट को ध्यान में रखते हुए सितंबर में जो होने वाला है। ठीक, अगस्त चल ही रहा है, 2 तारीख हो गया, तो ज़्यादा समय नहीं, हम लोग अच्छे तरीके से जितना हो सके रिवीजन कर लेंगे। उम्मीद होगी चीज़ आपको समझ में आया होगा। तो अब हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।